ठीक है जी, डीएनए टेस्ट फॉर पेटर्निटी। यहाँ पे कल को फादर रिफ्यूज कर दे ये मेरा बच्चा नहीं है, तो उसके लिए डीएनए टेस्ट है, डीएनए से प्रूव हो जाएगा नहीं आप ही का बच्चा है। पर ऐसे बड़े सारे फादर इमर्ज करे अचानक से, सारे बोले ये मेरा बच्चा नहीं है, किसी ने करियर पे फोकस नहीं किया, ड्रग एडिक्ट बन गया, वो बोले मेरा बच्चा नहीं है, तो यहाँ पे भी एक कंसर्न रेज हो जाएगा कि आप बार बार तो डीएनए टेस्ट नहीं कंडक्ट करवा सकते। और दूसरी तरफ आती है साइंस, साइंस बोलती है हमें तो आ जाता है डीएनए निकालने। तो एक साइंस की जो क्यूरियोसिटी है, फोरेंसिक क्यूरियोसिटी भी इसको बोलते हैं, कि उनको तो बढ़िया है, वो बोलेंगे ये देखो साइंस ने प्रूव कर दिया। पर यहाँ पे बोला कि एक कस्टम होता है, एक ट्रेडिशन होता है, उसको आप बार बार क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल आ रखा है। क्या ऐसे जुडिशियल जजमेंट्स आए थे? मेंस के लिए बहुत रेलिवेंट आर्टिकल है, सारा केसेस ओरिएंटेड है, किसमें क्या बोला गया कि पहली प्रायोरिटी किसको दी जानी चाहिए। तो यहाँ पे ओवरऑल जो प्रायोरिटी निकल के आएगी वो ये कि अगर बाकी सारे एविडेंसेस इंडिकेट कर रहे हैं यही फादर हैं, तो डीएनए टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पर अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहां पे पता ही नहीं चल रहा है कि है ये फादर या नहीं है, तो उस केस में फिर लास्ट ऑप्शन भी क्या ही बचती है, डीएनए टेस्टिंग, तो वहां पे कंडक्ट भी करी जाएगी। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन निकलेगा लास्ट में वो यही निकलेगा। तो मतलब वो जो जैसे बुक में लिखा होता है ना प्रोलॉग और एपिलॉग, तो दोनों यही है। मतलब जो पेटर्निटी टेस्ट है, क्या इसके लिए डीएनए टेस्ट एक्सेसिबल बार बार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और लास्ट में कंक्लूजन भी यही निकल के आएगा। अगर सारे एविडेंसेस इंडिकेट कर रहे हैं कि यही फादर है तो नहीं है जरूरत, पर अगर कोई इंडिकेट ही नहीं कर पा रहा है तो लास्ट ऑप्शन भी क्या है, डीएनए। ठीक है, तो इसी को लेके ये आर्टिकल है, डीएनए टेस्ट फॉर पेटर्निटी। पेटर्निटी और मेटर्निटी दो टर्म्स होती है। पेटर्निटी जब भी बात करी फादर साइड आ जाती है पूरी, फादर एंड फादर साइड। एंड मेटर्निटी की जब भी बात होती है मदर और मदर साइड इसमें इंक्लूडेड होती है। फॉर एग्जाम्पल जब बच्चे का फॉर्मेशन होता है तो दो तरह के क्रोमोसोम्स रिक्वायर्ड होते हैं, वन इज XX और दूसरा है XY। ये होते हैं मदर और ये होते हैं फादर। ठीक है, ये फादर के क्रोमोसोम है, ये मदर के क्रोमोसोम है। पहले तो इनसे गैमेट बनते हैं। गैमेट का मतलब है ये सेपरेट होंगे, XX बन गया और ऊपर XY बन गया, सेपरेशन इनको बोल देते हैं फिर गैमेट्स। ये एक्चुअल में फिर फ्यूज करेंगे, क्योंकि हमारा जो टोटल नंबर होता है क्रोमोसोम का वो कितना मेंटेन करना होता है, 46। तो इसी वजह से गैमेट फॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब जब रिप्रोडक्शन हो जाएगा पेरेंट्स का, तो उस टाइम पे क्या होगा, एक्स के साथ अगर फ्यूज करा तो प्रोड्यूस होगी गर्ल, XY के साथ यहाँ पे फ्यूज करा तो प्रोड्यूस होगा बॉय, XX के साथ दोबारा से गर्ल और XY के साथ दोबारा से बॉय। ये नॉर्मल जो आप पढ़ते हो बायोलॉजी के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होती है। तो यहाँ पे हमें एक्चुअल में डिसाइडिंग फैक्टर दिखता है कि फादर इज रिस्पॉन्सिबल कि बच्चे का जेंडर क्या रहेगा, क्योंकि उसके पास दोनों टाइप ऑफ गैमीट होती हैं, X भी होते हैं वाई भी होते हैं। जो फ्यूज करेगा वही फिर जेंडर को डिसाइड करेगा। अब ये अकेले XX या फिर XY क्रोमोसोम नहीं होते, इनके ऊपर और भी बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं। हो सकता है फादर साइड कोई डिजीज थी वो कॉन्टिन्यूसली चलते आ रही थी। ज्यादातर जो प्रॉब्लम आती है ना किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर वो X क्रोमोसोम होता है। तभी तो नोबेल प्राइज विनर जो थे आपके मेडिसिन के, उन्होंने बोला था कि फीमेल्स ऑलवेज हैव अ बैकअप। बैकअप क्यों है? क्योंकि एक X है दूसरा भी X है। हो सकता है एक X इन्फेक्टेड है पर दूसरा ठीक है, तो वो पूरी लाइफ अपनी आराम से जी सकती है, सिर्फ कैरियर का काम करेगी। पर अगर दोनों इन्फेक्टेड हैं तो फिर उसकी डेथ हो जाती है, मतलब वो प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएगी। उसी टाइम पे वो सुना होगा आपने कि मिसकैरेज हो गया, कि बर्थ पहले मिसकैरेज हो जा रहा है, तो उस केस में क्या होता है, दोनों ही क्रोमोसोम कहीं ना कहीं अफेक्टेड होते हैं। पर अगर मेल्स की बात करें, अगर एक भी अफेक्टेड हुआ तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा वाई है, वाई का तो कोई रोल ही नहीं था, डिसाइड तो कौन कर रहा था, एक्स। तो ये प्रॉब्लम्स को भी डिसाइड करता है। तो ये एक्स या फिर XY की स्टोरी नहीं है, अपने साथ बड़ी सारी चीजों को कैरी करती है। पर अभी जो अपने काम का है वो यही है कि अगर पेटर्निटी साइड मना कर दे कि ये मेरा बच्चा नहीं है, तो उसके लिए क्या पहली और आखिरी ऑप्शन डीएनए ही होना चाहिए, ये एक क्वेश्चन मार्क यहाँ से अराइज करता है। और ऐसा नहीं है पहली बार केसेस सामने आए, पहले भी हिस्टोरिकली आ चुके हैं। तभी आप देखोगे कि जुडिशियल केसेस के अंदर क्या क्या बोला गया, जो जुडिशरी हमारी जजमेंट देती है। अब एक होता है जुडिशरी का जजमेंट, एक होता है सजेशन। सजेशन गवर्नमेंट को दे दिया कि आपको एक्ट लाना चाहिए और इसके ऊपर इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। पर जब बोला जजमेंट, जजमेंट मतलब अब इंप्लीमेंट हो चुका है, आपको वो सुनना पड़ेगा जो जुडिशरी ने एक बार बोल दिया है। अब देख लेते हैं इस केस को। तो डीएनए टेस्ट फॉर पेटर्निटी, पहले वाले जो केसेस थे आपके उनको बोलते थे आप आईपीसी। जैसे अभी लास्ट ही आर्टिकल में आपने देखा भारतीय न्याय संहिता, उसका सेक्शन नंबर 105 जो हुआ कि इंप्लॉइज को भी इंश्योरेंस स्कीम के अंदर इंक्लूड करना चाहिए था, पर बाद में आपने देखा कि कल्पेबल होमिसाइड हुआ नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो सेक्शन 105 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता के अंदर आपको मिलता है कि क्या क्राइम है और क्राइम के लिए पनिशमेंट क्या रहेगी। वो किसके अंडर इंक्लूडेड है? आईपीसी के अंदर। पहले बोलते थे आईपीसी, जब 1860 में ये ब्रिटिशर्स लेके आए थे,
और अब इनको बोलते हैं 2023 में जब कॉलोनियल पास्ट को हम कट करने लगे कि ब्रिटिशर्स का नाम भी नहीं हमने रखना है, तो इसका नाम रख दिया भारतीय न्याय संहिता। 2023 में आया, पूरी तरह से 24 में इफेक्ट में आ जाते हैं। एक आते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। भारतीय न्याय संहिता जैसे नाम बदला वैसे सीआरपीसी का नाम चेंज हो जाता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये भी 2023 में। अब ये एक इंडियन एविडेंस एक्ट आ गया। जैसे डीएनए पीछे आपने देखा, फिंगरप्रिंट देखा, वो एडमिसिबल है या नहीं है वो सारा किसमें लिखा होता है, इंडियन एविडेंस एक्ट में। ये 1872 में आया था, इसका भी नाम चेंज कर दिया गया और बोला भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। भारतीय न्याय संहिता के अंदर क्राइम की टाइप्स हैं, हीनियस क्राइम, नॉन हीनियस, कॉग्निजिबल, नॉन कॉग्निजिबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल। किस तरह का क्राइम है, कॉग्निजिबल ही नॉन बेलेबल होता है और नॉन कॉग्निजिबल बेलेबल क्राइम होते हैं। बस डिफरेंसेस हैं, क्राइम की बात हो रही है और कहां पे बेल की बात हो रही है। इसमें टाइप बताए क्राइम के और किस क्राइम के लिए क्या पनिशमेंट रहेगी वो भारतीय न्याय संहिता में था। पनिशमेंट जब दी जाएगी तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, वो कहां पे आ जाएगा, सीआरपीसी। सीआरपीसी को अब बोला जाता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब जब पूरा प्रोसीजर चला, बीच में एविडेंसेस भी आएंगे, तो एविडेंसेस आते थे इंडियन एविडेंस एक्ट में, जिसका नाम अब रख दिया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो इसके अंदर एविडेंसेस क्या एडमिसिबल हैं, फोटोग्राफ कितना एडमिसिबल रहेगा। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, अब तो और भी ज्यादा टेक्नोलॉजिकली हमको एडवांस होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप फंडामेंटल राइट्स को बीच में लेके आओगे तो कहीं ना कहीं उसे बिठाया जाएगा कि एब्सोल्यूट नहीं है। कहीं कहीं जगह पे आप देखोगे रिस्ट्रिक्शन लगेगी। क्यों लगेगी, डीप फेक्स आगे, आवाज ही चेंज हो जाती है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गाने गा रहे थे, याद है पीछे, तो उन्होंने बोला भी था कि टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड हो चुकी है, मैंने तो गाने भी गा दिए। तो लिटरली मतलब पूरी वॉइस वैसे ही फ्रेम कर दी जाती है जैसे एक्चुअल में उस पर्सन की है। तो इससे तो हमें टेक्नोलॉजिकली और ज्यादा एडवांस होना पड़ेगा। तो आप देखोगे आने वाली जितनी भी जजमेंट्स होंगी, अनटिल और अनलेस कोई ऐसा फैमिली रिलेटेड इशू नहीं आता है, तो वहां पे बोला जाएगा कि जो प्राइवेसी है आपकी, राइट टू प्राइवेसी, बेशक वो आर्टिकल नंबर 21 फंडामेंटल राइट के अंडर आती है, पर वो एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट नहीं है का मतलब कि रिस्ट्रिक्शन उस पर भी लगेंगी, कभी कभी बीच में उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएंगी, ठीक है। तो एब्सोल्यूट नहीं है। अब चलते हैं टुवर्ड लीगल प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी। किसके अंडर आएगा ये, तो एविडेंस की बात हो रही है ना, एविडेंस मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसको अब बोला जाता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इन्होंने बोला ये पेटर्निटी वाला अगर कोई भी केस आता है जहां पे कि मैं उसका फादर नहीं हूं, कोई भी सिचुएशन बनती है, तो इसमें बोला जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा ना, ये उस पर्सन के ऊपर आएगा जो डिनाई कर रहा है पेटर्निटी को कि मैं उसका फादर नहीं हूं। तो बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ पे किसी और को वो एविडेंस प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, उसके लॉयर को वहां पे आना नहीं पड़ेगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, पूरा का पूरा बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे डाल दिया, पेटर्निटी के ऊपर। क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे आपका जो सोशल स्ट्रक्चर है, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन, इतने बार हमने वो आर्टिकल डिस्कस करा, मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन, मॉनेटरी वैल्यू वाला आपने होम मेकर वाला आर्टिकल देखा। तो मैरिज एज इंस्टीट्यूशन अगर देखें तो उस पर्सपेक्टिव से बोला कि 15 साल तक तो आपको ध्यान नहीं आया, अब अचानक से आपने बोल दिया कि बच्चा नहीं है। एक तो फैमिली ब्रेकडाउन इसमें देखने को मिलेंगे, प्लस एक्सप्लॉइटेशन उस बच्चे की अलग से होएगी, तो मल्टीपल एस्पेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे पेटर्निटी को प्रूव करना पड़ेगा कि जिसने डिनाई करा है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, ठीक है, ये फादर के एंड से बोला। एंड एम क्या है, बच्चों को प्रोटेक्ट करना, जो स्टिग्मा है इलेजिटिमेसी का इंडिया के अंदर। सुना ही है आपने ये सारे केसेस, इलेजिटिमेसी का एक बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा इंडिया के अंदर अभी भी परसिस्ट करता है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट की पोजीशंस के ऊपर, क्या क्या चीजें बोली जाती हैं। तो सबसे पहले केस आता है 1993 का, विच इज गौतम कुंदू केस। गौतम कुंदू केस में क्या बोला गया कि जो डीएनए टेस्ट है ये ऑर्डर नहीं करना चाहिए रूटीनली, कि किसी ने भी आके बोला कि ये मेरा बच्चा नहीं है और आपने फटाफट से बोला डीएनए टेस्ट कर दो, पहली चीज जो बोली गई। एंड कोर्ट्स को पहले जो स्ट्रॉन्ग प्राइमा फेसाई केस बना था उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। प्राइमा फेसाई, पहली बार जब वो कंप्लेन करने के लिए आया, आपको क्या सिनारियो वहां पे दिखा कि वो एविडेंस आपको सही भी लगा, गलत भी लगा, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद हो सकता है शुरू में गलत लगा हो, बाद में सही लगा हो, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो पहले पूरा चेक करें कि अगर कोई और एविडेंस है तभी जाके आप डीएनए का यूज करोगे। तो गौतम कुंदू 1993 को, इन सारे जजमेंट्स को याद नहीं रखना है आपने, याद जो रखना है ना, कंक्लूजन याद रखना है। जो मैंने बोला कि डीएनए हमेशा ऑर्डर नहीं किया जाएगा, इतना भी रह जाता है, मोर देन इनफ। अगर ये बोला है कि डीएनए हमेशा ऑर्डर नहीं करना है, तो बाकी एविडेंसेस की बात हो रही है कि पहले और एविडेंसेस को फोकस करो। अगला आता है श्री, हाँ केस के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि आंसर में अगर आ गया की जुडिशियल जजमेंट जो रिलेटेड है टू डीएनए टेस्ट रिलेटेड टू पेटर्निटी, तो फिर लिखने ही पड़ेंगे, तो केसेस आपको पता होने चाहिए। नाउ श्री बनारसी दास 2005, इन्होंने भी सेम ही चीज बोली, इसको थोड़ा सा समझ लो। डीएनए टेस्टिंग जो है ये मैटर ऑफ कोर्स नहीं होना चाहिए, मतलब जो पहले मैं बोला था ना
गौतम कुंडू केस के अंदर वही चीज सेम आपके श्री बनारसी दास 2005 केस में भी बोली गई कि डीएनए को आप रेगुलरली नहीं बोलोगे, रिट्रेटेड दैट डीएनए, रिट्रेटेड का मतलब वो जो 1993 की जजमेंट आई थी। ये वाले जो केस देखो, ये जो जिसने डाली होती है ना पिटीशन, उनके नाम होते हैं यहाँ पे। जैसे आगे पुट्टा स्वामी याद रखा करो, राइट टू प्राइवेसी, तो उन्होंने डाली थी वो पिटीशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ इन्होंने भी क्या बोला, डीएनए टेस्टिंग कॉन्टिन्यूसली नहीं होनी चाहिए, तो इन्होंने भी इन शॉर्ट मना ही करी। एंड प्रोटेक्शन होनी चाहिए बच्चों की लेजिटिमेसी की ओवर फॉरेंसिक क्यूरियोसिटी। फॉरेंसिक क्यूरियोसिटी बोलती है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डीएनए मैच करके कि ये फादर हैं या नहीं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन्होंने भी यही बोला कि एम्फेसाइज हमें पहले और एविडेंसेस पे करना है। अगला आता है शिफ्ट टुवर्ड साइंटिफिक एविडेंस। अब टाइम बीतने लगा, हम आगे टुवर्ड रोहित शेखर वर्सेस एनडी तिवारी केस। यहाँ पे कोर्ट ने ऑर्डर करा था कि जो डीएनए टेस्ट है वो होना चाहिए डिस्पाइट क्वेश्चन मार्क लगे प्राइवेसी के ऊपर। जैसे कि आप लोगों ने भी बोला कि फंडामेंटल राइट तो यहाँ पे इंपैक्ट हो जाएंगे। इस केस को ध्यान से सुनना। एक पर्सन है जैसे एनडी तिवारी, इन्होंने बोला कि मैं अपना डीएनए सैंपल नहीं देना चाहता, पेटर्निटी को लेके केस था, डिनाई भी खुद करा, तो प्रूफ ऑफ बर्डन अभी के हिसाब से किस पे जाना चाहिए, जिसने डिनाई करा है। ये पर पहले की बात हो रही है। एनडी तिवारी केस में इन्होंने बोल दिया था कि डीएनए मुझे नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि इससे मेरी प्राइवेसी वायलेट हो रही है। अब प्राइवेसी इंपॉर्टेंट राइट बन जाता है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं फंडामेंटल बेशक लेट बना 2017 में, पर हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि प्राइवेसी इज इंपॉर्टेंट। पर कोर्ट ने बोला कि ट्रूथ फाइंड आउट करना पेटर्निटी को लेके वो ज्यादा जरूरी है आपकी प्राइवेसी से, क्योंकि प्राइवेसी एब्सोल्यूट नहीं है, रिस्ट्रिक्शन लगेंगी तो उस टाइम पे प्राइवेसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी क्या बोला गया, रोहित शेखर वर्सेस एनडी तिवारी केस में अब हम साइंटिफिक बेस की तरफ आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे डिनाई करा कि मैंने नहीं देना है डीएनए बेस। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है? अगर लीगली इसको देखें तो शायद सस्पेक्ट, मतलब गलत, झूठ बोल रहा है ये कि पेटर्निटी इसी को बिलोंग करती है, पर ड्यू टू सर्टेन रीजन शायद ये उस चीज को मानना नहीं चाहता। एक तो ये निकल के आता है, एंड दूसरा इसने जो बोला वो बोला कि मेरी प्राइवेसी वायलेट हो रही है। वो उसने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बोल दिया कि मेरा कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट यहाँ पे वायलेट हो रहा है। तो दोनों ही सिचुएशन बनी यहाँ पे, येस भी बनी, नो भी बनी। शायद ये डिनाई करना चाहता है, शायद ये प्राइवेसी को लेके बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, तो दोनों ही चीजें बनी। तो यहाँ पे तो फिर साइंटिफिक बेस लगेगा ही लगेगा, यानी कि डीएनए की टेस्टिंग करी जाएगी। अगला आते हैं नंदलाल वासुदेव बादवेक 2014। अभी देखो जब ये केस आया, ये पुराना है केस, तब अभी फंडामेंटल राइट के अंदर प्राइवेसी को इंक्लूड नहीं करा है, पर इन्होंने रेस कर दिया मार्क कि मेरा फंडामेंटल राइट तो नहीं है पर इंपॉर्टेंट राइट है। तभी टर्म क्या यूज करी यहाँ पे, इंपॉर्टेंट राइट, ना कि फंडामेंटल राइट, तो पुराने की वजह से। फिर 17 में तो राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ के अंडर ही आ जाएगा आर्टिकल नंबर 21 में। नंदलाल वासुदेव बादविक 2014, इन्होंने बोला कि जो साइंटिफिक ट्रूथ है ये प्रिवेल करना चाहिए ओवर लीगल प्रिजम्पशन। लीगल प्रिजम्पशन का मतलब है लीगली अगर लॉ को देखें तो वो क्या अज्यूम करते हैं। जैसे पिछली सिचुएशन आपने देखी, दो सिचुएशन निकल के आई जब उसने डिनाई करा कि मैंने डीएनए सैंपल नहीं देना है। एक तो प्राइवेसी वाला आ गया, दूसरी, अब प्राइवेसी वाला अगर फेवर करके चलते सिनारियो कुछ और बनेंगे, एंड दूसरी तरफ अगर देखें कि ये डिनाई क्यों कर रहा है, क्वेश्चन मार्क, तो वहां भी कुछ और रूलिंग चलेगी। तो एक तो होता है लॉ क्या प्रिज्यूम करता है, एक आता है साइंटिफिक ट्रूथ, मतलब साइंस ने क्या प्रूफ करा। तो उसको लेके जो डायलेमा थी वो नंदलाल वासुदेव बादवेक 2014 में बोला गया कि जो साइंटिफिक ट्रूथ है ये प्रिवेल करना चाहिए ओवर लीगल प्रिजम्पशन। लीगल लॉ के हिसाब से आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो किसी चीज को, तो वहां पे फिर साइंटिफिक ट्रूथ ही प्रिवेल करेगा, वही कहीं ना कहीं सुप्रीम माना जाएगा। एक आता है दीपन वितर रॉय 2014, यहाँ पे भी रिफ्यूजल कर दिया गया था डीएनए टेस्टिंग के लिए, और बोला कि एडवर्स इन्फेरेंस कॉज कर सकता है। मतलब कोई आदमी है, उसने बोला कि मैं फादर नहीं हूं इस बच्चे का, तो कोर्ट ने बोला कि डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा ताकि हम पेटर्निटी को चेक कर सकें कि आप फादर हैं या नहीं। अब अगर ये रिफ्यूज कर देता है तो कोर्ट सोचेगा ना कि रिफ्यूज अगर करा है, जैसे मैंने पिछले केस में भी बताया कि ये जो टेस्ट है ये प्रूव कर देगा कि यही फादर है। एंड दूसरी चीज जैसे प्राइवेसी वाली वहां पे इमर्ज करी थी, तो जो नेगेटिव अजम्पशन होती है यही क्या है, एडवर्स इन्फेरेंस। मतलब कोर्ट ने अज्यूम कर लिया कि यही फादर है इसीलिए इसने मना करा, तो इसकी वजह से एडवर्स इन्फेरेंस का केस भी बन सकता है, नेगेटिव अजम्पशन। हमें नहीं पता उसने किस रीजन की वजह से मना करी थी, पर जब उसने मना करी तो लॉ के हिसाब से कोर्ट में ये अजम्पशन बना ली गई कि ये मना कर रहा है, कोई नेगेटिव चीज है, नेगेटिव अजम्पशन यहाँ पे कोर्ट ने अपने आप ही ले ली। पर रिफ्यूजल की वजह से ये तो नहीं प्रूव हो जाता कि पेटर्निटी का क्या केस था, वो है या नहीं है, अजम्पशन के बेसिस पे। तो यहाँ पे क्या लगा फिर, साइंटिफिक एविडेंस, फिर डीएनए टेस्ट करवाना ही पड़ेगा। अब तो नेगेटिव अजम्पशन बन चुकी है ना, फिर तो करवाना ही पड़ेगा पेटर्निटी टेस्ट। तो यहाँ पे भी बोला कि अदर फैक्टर को भी कंसीडर किया जाएगा, पर साइंटिफिक ट्रुथ के हिसाब से, मतलब साइंस क्या कहती है वो भी देखा जाएगा। तो ये दीपन वितर रॉय 2014 का केस था। तो इन्होंने बोला कि डीएनए का टेस्ट
इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लेजिटिमेसी। तो प्रूफ आपको चाहिए कि हाँ जी आप ही पेटर्निटी में आते हैं, ठीक है। तो ये इसमें अज्यूम करा गया। ये वाला कीवर्ड याद रखना यहाँ पे, नेगेटिव अजम्पशन। यहाँ पे एक ही साइड ली, नेगेटिव अजम्पशन, किसने अगर मना करा है तो मतलब पक्का है, तो वो पहले अज्यूम कर लिया गया। तो यहाँ पे तो अब साइंटिफिक बेस चाहिए, क्योंकि दोनों ऑपोजिट हो चुके हैं। एक बोल रहा है मैं फादर नहीं हूं, और ऊपर से बोल दिया डीएनए टेस्ट भी नहीं देना, तो कोर्ट ने अजम्पशन लगा ली, नेगेटिव अजम्पशन, कि अगर मना कर रहा है मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, वो वाली सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट इज प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट। टाइम बीतता गया, 2014 तक आप आ चुके थे, अब 17 का टाइम पीरियड आता है। केस आया, केस पुट्टास्वामी 2017। इन्होंने प्राइवेसी को इंक्लूड कर दिया अंडर आर्टिकल नंबर 21 की राइट टू प्राइवेसी भी एक तरह से राइट टू लाइफ का ही पार्ट है। उसमें तो बार बार आप पर्सनल लिबर्टी बोलते हो, तो प्राइवेसी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर्टिकल नंबर 21। पेपर में आ गया था कि राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर विच आर्टिकल, सीधा 23 के पेपर में था मेरे ख्याल से, तो वहां पे पूछे हुए थे आर्टिकल आपसे, जिसमें से एक 21 भी था। इन्होंने 3 टेस्ट इसमें इंक्लूड करे। नंबर 1 इज लीगैलिटी, कि लॉ क्या परमिट करता है आपको कि क्या एक्शन लेना चाहिए, तो नंबर 1 लीगैलिटी के ऊपर फोकस करा। नंबर 2 लेजिटिमेट एम, जो एक्शन है वो जेन्युइन होना चाहिए और पब्लिक और लीगल पर्पस के लिए ही लिया गया हो, इसमें मतलब किसी का कोई पर्सनल एडिशन नहीं होना चाहिए। ऊपर बोला लीगैलिटी, वैलिड लॉ क्या बोलता है कि एक्शन आपको लेना है, एक्शन जब लोगे तो वो लेजिटिमेट होना चाहिए। एंड नंबर 3 इज प्रोपोर्शनैलिटी, प्राइवेसी का इन्वेजन शुड नॉट बी ग्रेट। हाँ, जो चीज जब जरूरी है तो उस टाइम पे प्राइवेसी प्रिवेल नहीं करेगी, जैसे हमने शुरू में भी देखा कि प्राइवेसी यहाँ पे एब्सोल्यूट आपको नहीं दिखेगी, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर लगाई जा सकती है। तो प्रोपोर्शनैलिटी का यही मतलब है कि आप प्राइवेसी नाम लेके ये नहीं कर सकते कि डीएनए टेस्ट अगर वहां पे इंपॉर्टेंट है तो आप बच जाओगे, आप नहीं बचोगे, क्योंकि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो पोस्ट पुट्टास्वामी अप्रोच क्या रही, तो नंबर 1 केस 2023 में आता है, अपर्णा अजिंक्य फिरोदिया। डीएनए टेस्ट तभी ऑर्डर करा जाएगा। अब देखो बेस कौन सा केस बनेगा, केस पुट्टास्वामी केस ऑफ 2017, जहां पे प्राइवेसी को बोल दिया राइट टू लाइफ का पार्ट है, पर इसमें 3 टेस्ट के जो केसेस है वो भी ऐड करें, 3-4 टेस्ट। नंबर 1 लीगैलिटी, लेजिटिमेट एम, एंड थर्ड वन इज प्रोपोर्शनैलिटी। लेजिटिमेट एम का समझ गए ना, मतलब जो भी वैलिड एक्शन आप लेने जा रहे हो लॉ के हिसाब से, वैलिड लॉ के हिसाब से, जेन्युइन और इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए ही आप लोगे उसको, ऐसे नहीं किसी की एक्सप्लॉइटेशन उसके दौरान हो। एंड थर्ड प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब प्राइवेसी प्रिवेल नहीं करेगी जब वो नेसेसरी बन जाएगा कि आपको अब डीएनए के लिए टेस्ट करवाना ही पड़ेगा, तो प्रोपोर्शनैलिटी पे फोकस किया। अब अगले जो कीवर्ड आएंगे वो इसी के आसपास घूमेंगे, या लीगैलिटी दिखेगा, नेसेसरी दिखेगा, प्रोपोर्शनैलिटी दिखेगा, उसी के बेस पे जजमेंट्स आएंगी। जैसे 2023 का अपर्णा अजिंक्य फिरोदिया, डीएनए टेस्ट तभी ऑर्डर किया जा सकता है जब वो नेसेसरी है, कोई और एविडेंस नहीं मिल पा रहा है तो नेसेसरी है अब कि डीएनए टेस्ट चाहिए। यहाँ पे प्रोपोर्शनेट, प्राइवेसी कोई लेके आ रहा है, पर इस बार ऊपर ही क्या बोल दिया, नेसेसरी है केस, तो आप नहीं बोल सकते बार बार प्राइवेसी को, वहां पे डीएनए टेस्ट होके ही रहेगा। नो अदर एविडेंस कैन रिजॉल्व द डिस्प्यूट, अभी आपके पास कोई एविडेंस बचा ही नहीं है जिसके हिसाब से आप उस केस को रिजॉल्व कर सके, तो अब तो डीएनए टेस्ट चाहिए। यह आया अपर्णा अजिंक्य फिरोदिया 2023 में, क्योंकि अब तो 2017 में क्या हुआ, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में आ गया है, और आर्टिकल 21 आपका फंडामेंटल राइट है। तो अब जो अगले केसेस आएंगे प्राइवेसी के ऊपर हाईलाइट देंगे, तभी टर्म यूज करी प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट कहां से आई, 2017 की जजमेंट्स में, जिसमें क्या बोल दिया गया था, अब राइट टू प्राइवेसी एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होंगी। नेक्स्ट इज इवन रथिनम 2025, इसमें बोला ना तो प्राइवेसी ना तो राइट टू नो इज एब्सोल्यूट, मतलब वो तब से हम बोल रहे हैं ना एब्सोल्यूट नहीं है, इन्होंने बोल ही दिया। अब यहाँ पे जजमेंट ही आ गई कि ना तो राइट टू प्राइवेसी ना ही राइट टू नो कि मुझे जानने का हक है, ये दोनों ही एब्सोल्यूट नहीं है, कहीं कहीं पे रिस्ट्रिक्शन लगेंगी। मतलब आप ये नहीं बोल सकते ये बड़ी आइडियल कंडीशन बन गई, एक बार मैंने बोल दिया तब तो फिर हो गए केस सॉल्व, तब तो सारे प्राइवेसी का यूज करेंगे, प्राइवेसी बोल दिया दैट्स इट। तो यहाँ पे बोला ये एब्सोल्यूट नहीं है, कोर्ट्स को बैलेंस बनाना पड़ेगा प्राइवेसी, ट्रुथ, स्टिग्मा और नेसेसिटी के बीच में। बेस क्या है, 17 वाला ही केस, तो वो सारे की टर्म्स यहाँ पे यूज करे, जहां पे प्राइवेसी मैटर करेगी वो करेगी, पर अगर उसकी वजह से केस को सॉल्व करने में हैम्परिंग आ रही है तो उस केस में फिर पहली प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, केस को दी जाएगी, वहां पे साइंटिफिक एविडेंस ऐड करा जाएगा। एक आया सीपी वर्सेस एपी, चतुर्भुज प्रधान वर्सेस अमर प्रधान एंड अनदर 2026। ट्रायल कोर्ट में बोल दिया गया, ट्रायल छोटा कोर्ट आ गया, ऐसे एज्यूम कर लो लोअर कोर्ट है, एक हायर कोर्ट है, जैसे लोअर कोर्ट में ट्रायल कोर्ट देख रहे हैं किसी स्टेट का, ऊपर आ गया हायर कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट को ले लेते हैं। यहां पे बोला गया था डीएनए टेस्टिंग के लिए, तो अपहेल्ड का मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि ठीक है
डीएनए टेस्ट ही होना चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि नीचे के कोर्ट ने बोला डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा, वो बोलते कि नहीं हम तो बड़े वाले कोर्ट में आपकी कंप्लेंट फाइल करेंगे, इस केस को ऊपर तक लेके जाएंगे। ऊपर तक लेके गए, उन्होंने भी सेम ही चीज बोल दी कि जो ट्रायल कोर्ट ने बोला था बिल्कुल ठीक बोला है, आपको डीएनए टेस्ट वहां पे करवाना पड़ेगा। साइंटिफिक डिटर्मिनेशन यहाँ पे नेसेसरी है, क्योंकि और एविडेंस नहीं बचा है, सफिशिएंट एविडेंस अपने पास नहीं है जिससे हम इस पेटर्निटी को प्रूव कर सके। तो ये नेसेसिटी और प्रोपोर्शनैलिटी वाला प्रिंसिपल यहाँ पे भी लगेगा। तो सीपी वर्सेस एपी में बोला गया था कि अगर एविडेंसेस नहीं अवेलेबल हैं, ट्रायल कोर्ट के बाद कोई हायर कोर्ट की तरफ जाता है और हायर कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया, मतलब कंटिन्यू कर दिया वही वाला स्टेटमेंट जो ट्रायल कोर्ट ने दिया था, तो उस केस में क्या होगा, वही चलेगी जो हायर कोर्ट ने बोली थी। और हायर कोर्ट हमेशा ऐसे बोलता है कि ट्रायल कोर्ट ने जो बोला था वो बिल्कुल ठीक बोला है, कि कोई एविडेंस नहीं है तो अब साइंटिफिक एविडेंस यहाँ पे डीएनए लगेगा। तो अभी लीगल पोजीशन अगर देखें तो टेस्ट, डीएनए टेस्ट कब कब करवाया जा सकता है, तो नंबर 1 जब पेटर्निटी डायरेक्टली डिस्प्यूट में आ जाती है, नंबर 1। नंबर 2 कोई रिलायबल एविडेंस अपने पास नहीं अवेलेबल उस इशू को सॉल्व करने के लिए, तो डीएनए टेस्ट करवाना ही पड़ेगा। एंड जो टेस्ट है वो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में यूज करा जाएगा। कोई केस आया सामने, अब डीएनए टेस्ट वहां पे चाहिए चाहिए, तो उस टाइम पे आप ये नहीं बोल सकते राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट, क्योंकि वो एब्सोल्यूट नहीं है, ये भी पीछे मेंशन कर दिया गया। देन प्राइवेसी कंसर्न ये सेटिस्फाई कर देता है टेस्ट ऑफ नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनैलिटी को। तो एक तरफ प्राइवेसी के कंसर्न है, दूसरी तरफ नेसेसिटी और प्रोपोर्शनैलिटी है। तो इन पीछे बोला ना कि कोर्ट को दोनों में ही बैलेंस बनाना पड़ेगा, तो एक कभी भी दूसरे को प्रिवेल नहीं करेगी। तो ये चीज थी आपकी पेटर्निटी को लेके, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको ठीक से प्रिपेयर करना है। और आजकल जैसे जैसे हम ना इन सैंपल्स की तरफ हो जाएंगे, आपसे कमीशन के पेपर में भी ये सवाल पूछे जाएंगे।